इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ने भारत को कौन सी धमकी दी है जिसके कारण भारत सरकार पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं रोक पा रही है। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मीटिंग एंड मोमेंट के ऊपर क्यों कैंसिल कर दी गई। भारत ने अपना 90% क्रूड ऑयल कौन से देशों से परचेज करने का फैसला किया और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी ने अपने नाम कौन सी अचीवमेंट हासिल कर ली है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रॉयटर्स न्यूज चैनल के बारे में, जो कि ब्रिटेन के लंदन में बेस्ड एक कनेडियन ओन्ड इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क है जिसकी प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड दुनिया के तमाम देशों में है। रॉयटर्स भारत को पिछले काफी समय से बहुत ही वाइडली कवर करता है और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय भी रॉयटर्स ने काफी रिपोर्टिंग की थी। न्यूज आ रही है कि भारत सरकार ने अचानक से रॉयटर्स के ट्विटर के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट को भारत में बैन कर लिया है, जिसके बाद अब रॉयटर्स की न्यूज पोस्ट भारत में नहीं दिख रही हैं। ट्विटर के ऊपर अकाउंट ओपन करने के ऊपर मैसेज आ रहा है, भारत सरकार की लीगल डिमांड के चलते इस अकाउंट को भारत में विदहेल्ड कर दिया गया है। भारत सरकार ने तो खैर कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि रॉयटर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के समय काफी सारी फेक न्यूज और फेक स्टोरीज पब्लिश की थी मिसलीडिंग हेडिंग्स के साथ, इसलिए रॉयटर्स को बैन कर दिया गया है। रिसेंट टाइम्स की बात करें तो रॉयटर्स ने अपने एक आर्टिकल में चाइना के विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट को मिसकोट करके गलत जानकारी दी थी। हो सकता है कि उसी के ऊपर भारत सरकार ने कार्रवाई की हो। रॉयटर्स के बाद कई सारे लोग मांग कर रहे हैं कि अल जजीरा और स्पेशली बीबी न्यूज, इनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इनको भी भारत में बैन करना चाहिए, क्योंकि ये भी भारत को लेकर काफी फेक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने टर्की के टीआरटी वर्ल्ड और चाइना के ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया था और वो आज भी भारत में ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट के बारे में। दरअसल आज दिन में ब्रिटिश एयरफोर्स का एयरबस A400M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हो गया है। इसमें ब्रिटेन की टेक्निकल टीम और इंजीनियर्स भारत आए हैं जो ब्रिटिश नेवी के F-35 की असेसमेंट करेंगे एंड इसके बारे में फर्दर क्या करना है इस चीज का डिसीजन लेंगे। ब्रिटिश इंजीनियर्स अपने साथ स्पेशल पार्ट्स और इक्विपमेंट भी लाए हैं। अगर इस F-35 को माइनर रिपेयर्स चाहिए होंगे तो ब्रिटेन कोशिश करेगा कि इसको रिपेयर करके फ्लाई अवे कंडीशन में यहाँ से ले जाया जाए। ब्रिटिश नेवी के F-35 ने 14 जून को भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की थी, यानी कि इस फाइटर जेट को आज भारत में अराउंड 22 दिन कंप्लीट हो गए हैं। अब देखना ही होगा कि ब्रिटेन की जो टीम भारत आई है वो इसके ऊपर क्या फैसला करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। दरअसल पिछले महीने जून का डेटा सामने आ गया है जिसमें बताया गया है कि भारत ने कौन से देश से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया था और भारत के टॉप 5 क्रूड ऑयल सप्लायर देश कौन कौन से हैं। कैपलेस के डेटा के अकॉर्डिंग जून महीने में भारत ने सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है रशिया से। टोटल इंपोर्ट्स का 43.2% यानी कि ऑलमोस्ट आधा क्रूड ऑयल भारत ने रशिया से परचेज किया है। रशिया के बाद सेकंड के ऊपर इराक से हमने अपना 18.5% क्रूड ऑयल परचेज किया है। जून महीने में भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर था सऊदी अरब और सऊदी अरब से हमने अपना 12.1% क्रूड ऑयल परचेज किया है। फोर्थ के ऊपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई से, एंड इनसे हमने 10.5% यानी कि 10.5% क्रूड ऑयल परचेज किया है। और खास बात यह है कि अमेरिका से भी भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। जून महीने में अमेरिका भारत का 5वां सबसे बड़ा सप्लायर देश था और हमने जून में अमेरिका से अपना 6.3% क्रूड ऑयल परचेज किया है। अब अगर इन 5 देशों को मिला दिया जाए तो बनता है 90.6%, यानी कि भारत का 90% क्रूड ऑयल इन्हीं 5 देशों से आ रहा है। बाकी का 10% हम छोटी छोटी क्वांटिटी में 20 से 25 देशों से परचेज करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान भी अब ब्रिक्स का मेंबर है, इसलिए ब्राजील में जो ब्रिक्स समिट होगा उसमें ईरान भी इन्वाइटेड है। ईरान की गवर्नमेंट ने भारत से बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान अपने डेलीगेशंस के साथ एक बायलैटरल मीटिंग करने वाले थे, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ये मीटिंग कैंसिल हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर पेजेश्कियान अब ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ईरान ने एंड मोमेंट के ऊपर अपने प्रेसिडेंट को ना भेजने का फैसला किया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी और ईरानियन प्रेसिडेंट मिस्टर पेजेश्कियान की मीटिंग भी एंड मोमेंट के ऊपर कैंसिल हो गई है। ईरान ने अभी तक रीजन तो नहीं बताया है और पॉसिबिलिटी है कि ईरान को रिप्रेजेंट करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को भेजा जाए। इससे पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी ब्रिक्स समिट को स्किप करने का फैसला किया था, यानी कि अब टोटल 3 कंट्रीज के लीडर्स इस ब्रिक्स समिट से एब्सेंट रहेंगे और उनको कोई और रिप्रेजेंट करेगा। अभी जो ब्राजील में ब्रिक्स समिट हो रहा है ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील जा रहे हैं, क्योंकि जो अगले साल का ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास आ रही है और इसी समिट में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को भारत को ट्रांसफर करेगा। अगर हम इस समय जियोपॉलिटिक्स को देखें तो रशिया, चाइना और ईरान
ये तीनों देश इस समय जियोपॉलिटिक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, इसलिए इनके ना आने के कारण अब ब्रिक्स समिट को उस लेवल की मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी जितनी हम आमतौर पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। सोचने वाली बात यह भी है कि एक समय के ऊपर हम ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस करके अमेरिका, यूरोप और वेस्ट को चैलेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज ब्रिक्स कंट्रीज के लीडर ही ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि ब्रिक्स के अंदर यूनिटी थोड़ी सी कम हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। दरअसल इंडियन नेवी को अपनी पहली वुमेन फाइटर पायलट मिल गई है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया देश की पहली महिला है जो इंडियन नेवी में फाइटर जेट की पायलट बन गई है। इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला फाइटर जेट पायलट साल 2016 में इंडक्ट की गई थी, लेकिन इंडियन नेवी को अपनी पहली महिला फाइटर जेट पायलट मिलने में 9 साल और लग गए हैं, और उसके पीछे का कारण है स्किल सेट। अगर हम किसी भी देश की एयरफोर्स और नेवल फाइटर जेट्स के पायलट के स्किल्स को कंपेयर करें तो ऐसा माना जाता है कि जो नेवल फाइटर जेट्स के पायलट्स होते हैं, जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ करना होता है, वो थोड़े ज्यादा स्किल्ड माने जाते हैं। नेवल पायलट्स के लिए रनवे केवल 150 से 200 मीटर्स का होता है, जबकि एयरफोर्स के पायलट्स के पास 2 से 3 किलोमीटर का रनवे होता है। एयरक्राफ्ट के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ करने के समय भी एक्सट्रीम जी फोर्स लगती है, एंड ऊपर से सी कंडीशंस काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। विंड्स काफी ज्यादा तेज होती हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को काफी तेज लहरों के कारण लगातार टर्बुलेंस फेस करनी पड़ती है। इसलिए नेवल पायलट्स के लिए हाईली स्किल्ड कैडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। जेंडर इक्वालिटी के चक्कर में हम किसी भी एवरेज फीमेल कैडेट को नेवल फाइटर जेट पायलट बनाकर नहीं भेज सकते थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दलाई लामा से संबंधित, और ये भारत और चाइना से संबंधित है। दरअसल जब से दलाई लामा ने अनाउंस किया है कि दलाई लामा की सक्सेशन और रीइंकार्नेशन आगे भी कंटिन्यू होगी और अगला दलाई लामा भी अनाउंस किया जाएगा, अब ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या अगला दलाई लामा कौन से देश से होगा और किस देश से होना चाहिए। भारत ने चाइना के प्रेशर के बावजूद 14 दलाई लामा को न सिर्फ भारत के अंदर प्रोटेक्शन दी, बल्कि तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर की प्रमोशन और गवर्नमेंट इन एग्जाइल तक बनाने की यहाँ पर हमने परमिशन दे दी। ऐसे में ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या अगला दलाई लामा भारत से होना चाहिए या फिर नहीं। एंड इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि साल 1680 के अराउंड जो 6th दलाई लामा चुने गए थे, सांग्यांग ग्यात्सो, वो भारत के अरुणाचल प्रदेश से ही थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उनका जन्म हुआ था। इसलिए डिबेट वापस शुरू हो गई कि क्या 15वें दलाई लामा भी अरुणाचल प्रदेश से हो सकते हैं। भारत और चाइना की गवर्नमेंट इस मसले के ऊपर दशकों से आमने सामने है, लेकिन अगर अगला दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश से अनाउंस होता है तो चाइना को काफी मिर्ची लगेगी और तिब्बत और भारत और भी करीब आ जाएंगे। एक और चीज नोट करने वाली ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलाई लामा को 90th बर्थडे को विश करते हुए एक स्टेटमेंट भी जारी की है, जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री तो खैर पहले भी दलाई लामा को बर्थडे विश कर चुके हैं। इस बार भारत सरकार ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर को भी दलाई लामा की बर्थडे सेरेमनी के ऊपर भेजा है। लेकिन नोट करने वाली बात यह भी है कि मनमोहन सिंह जब कांग्रेस के समय प्राइम मिनिस्टर थे, वो दलाई लामा को विश बिल्कुल नहीं करते थे, और दलाई लामा के साथ तब भारत सरकार की काफी कम इंटरेक्शंस होती थी ताकि चाइना सामने से नाराज न हो जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल गेम्स को लेकर। दरअसल इस साल भारत को 10 अलग अलग गेम्स के मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स को होस्ट करना है। इसमें हॉकी से लेकर वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, स्क्वैश और एथलेटिक्स शामिल है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर आती हैं। अब हुआ ये कि रिसेंटली भारत सरकार ने इन सभी गेम्स के लिए वीजा इशू करने स्टार्ट कर दिए थे, और इनमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी भारत सरकार ने वीजा इशू कर लिया, जो अब भारत आकर इन गेम्स में हिस्सा लेंगे। जैसे ये न्यूज आई उसके तुरंत बाद ऑनलाइन एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार को पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा नहीं देना चाहिए। ये लोग भारत में आतंकवाद फैलाकर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, और पहलगाम हमले को अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं। लेकिन अब भारत सरकार के ऑफिशियल्स की तरफ से प्रॉपर कारण बताए गए हैं कि उनको पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा क्यों देना पड़ रहा है। भारत सरकार के अकॉर्डिंग हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल टूर्नामेंट या फिर बायलैटरल मैचेस नहीं खेल रहे हैं, जहां पर बस भारत और पाकिस्तान की टीम्स इन्वॉल्व होंगी। ये जो वीजा इशू किया जा रहा है, ये सब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, जिनमें कई सारी टीम्स हिस्सा लेंगी। एक अकेले पाकिस्तान को बाहर इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन का प्रॉपर हिस्सा होने के नाते हमारी कई सारी मजबूरियां हैं। साल 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने कुछ मल्टीनेशनल गेम्स के लिए पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा नहीं दिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने अपनी रूलिंग में कहा था कि भारत ने ऐसा करके ओलंपिक्स के चार्टर का उल्लंघन किया है और प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन की वायलेशन की है। इसलिए फ्यूचर में मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होस्ट करने के लिए भारत के साथ जो भी टॉक्स चल रही है, वो पूरी तरह से सस्पेंड कर दी जाती है। इसके साथ ही आगे आने वाले कुछ टूर्नामेंट्स की होस्टिंग राइट भी भारत को नहीं मिले थे। इसके साथ ही इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने बाकी वर्ल्ड एसोसिएशंस को भी एक सर्कुलर जारी करके रिकमेंडेशन दी थी कि कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट भारत में होस्ट करवाने से पहले भारत से रिटन एश्योरेंस ले ली जाएगी। भारत सभी देशों के पार्टिसिपेंट्स को एंट्री देगा। उस समय भी कुछ साल तक भारत को मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई थी, और अभी काफी मुश्किल से ये टूर्नामेंट्स वापस से भारत को होस्ट करने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत साल 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स और साल 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए काफी जोरों शोरों से बिड कर रहा है।
अगर हम इस समय दोबारा से ओलंपिक्स चार्टर को वायलेट करते हुए रूल 44 का उल्लंघन करते हैं तो ये दोनों टूर्नामेंट भारत के हाथ से निकल जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक की गेम्स की होस्टिंग राइट हासिल करना भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे भारत को न सिर्फ कई बिलियन डॉलर्स का आर्थिक फायदा होगा बल्कि एक तरह से वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भारत को लॉन्च करने का भारत के पास बहुत ही सुनहरा मौका है। इसलिए भारत मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा दे रहा है, या फिर ये कह लो कि हमारी मजबूरी है पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा देना। अब क्रिकेट का मसला ये है कि वो भारत के इशारों के ऊपर ही चलता है, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन का कद काफी बड़ा है, इसमें बस एक गेम नहीं होती है। इसी के चलते हम इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को अपने फैसले नहीं मनवा सकते हैं और भारत को मजबूरी में पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा देना पड़ रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।